अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, स्पेशली आफ्टर द रेस्ट ऑफ इमरान खान, अब तो खैर रिलीज़ हो गए, जो उसके बाद डेवलपमेंट्स हुई, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा कि जो उनके ऊपर केस था वो जो उनको अरेस्ट किया गया वो लीगल था या इलीगल था, उनके ऊपर जो केस है वो सही है कि गलत है। मैं कुछ चंद पॉइंट्स रखूँगा, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जो इस वक्त पूरी एक क्योटिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है, इसका ये कोई हक़ और बातिल की जंग नहीं हो रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की जंग है, वो है कुर्सी की जंग। ये एक पावर स्ट्रगल है बिटवीन आर्मी, जुडिशरी, पीटीआई एंड पीडीएम। पीटीआई को जो है वो अदलिया में कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल है, आर्मी में कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल है, इस तरह पीडीएम को कुछ अदलिया के लोगों की सपोर्ट हासिल है, आर्मी के लोगों की कुछ सपोर्ट हासिल है। बेसिकली ये दो धड़ों की लड़ाई है कि जो कौन जो है वो इस लड़ाई में सुखरू होकर जो है वो हुक्मरानी का ताज जो है वो सजाएगा। इसका अवामी इशूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आवाम के मसाइल क्या हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पावर स्ट्रगल है कुर्सी तक पहुंचने की, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि ना तो पीडीएम ना ही पीटीआई, इनमें से कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से अपने स्टांस को स्विच करते हैं और कुछ नहीं करते। जब ये पावर में होंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट आपको नज़र आएंगे। जब ये अपोजिशन में होंगे तो आपको बताएंगे जुडिशरी कितनी सुप्रीम है, और जुडिशरी जो एक्चुअली है वो सुप्रीम है, और आपको अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों का कोई उसूली मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज का जो है वो सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका ये मौक़िफ़ है ही नहीं, इनका ये कोई असूल है ही नहीं। आप सबसे पहले पीडीएम की एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं वो जब 2017 में उनको जनरल बाजवा ने जो है वो इक़्तिदार से अलग किया, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि उनको क्यों निकाला, और निकालने वाले का नाम भी बताया उन्होंने। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। तो यही वो पीडीएम थी जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करती थी और फ़ौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, इसके हवाले से बात करती थी। लेकिन उसी जनरल बाजवा ने जब इमरान खान को हटाने के बाद इनको ऑफ़र करी तो इन्होंने खुशी खुशी कबूल किया। इनको उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था कि ये तो वही जनरल है जिसने हमें हटाया, तो ये वही ऑफ़र कर रहा है, तो उन्होंने उसको ऑफ़र कर ली थी। यानी जो उस वक्त ऑफ़र कबूल किया, उस वक्त जो जनरल बाजवा बुरा था वो सडनली जो है वो अच्छा हो गया। इसी तरह उनको सिर्फ प्रॉब्लम है जनरल फैज़ से, इसलिए नहीं कि वो कोई सियासत के अंदर जो है ना इंटरफेयर करते हैं, इसलिए क्योंकि वो पीटीआई को कुछ सपोर्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको नज़र आता है कि कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई इस बात पर एतराज़ नहीं है कि फ़ौज का जो है ना वो सियासत में अमल दखल है कि नहीं है। एतराज़ इस बात पर है कि तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, जब तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। सेम गोज़ फॉर पीटीआई। यही वो जनरल बाजवा थे, जब उन्होंने इक़्तिदार में ला के बिठाया तो इमरान खान साहब की बकौल इससे अच्छा तो जनरल पाकिस्तान आज तक कोई आया नहीं, इससे ज़्यादा न्यूट्रल तो कोई आया नहीं है, उन्हीं को एक्सटेंशन दी। ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल आया। एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में, मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती। और जब इन्हीं ने उनको पावर से हटाया, बाजवा ने हटाया, तो इससे बुरा जनरल कोई था नहीं। इसी तरीके से जनरल फैज़ को जो है वो उनकी सपोर्ट हासिल है तो वो उसको अच्छा समझते हैं। फैसल नसीर को वो बुरा कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, इस तरह जनरल, तो अगेन यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कोई उसूल नहीं है कि भाई कोई स्टांस नहीं है और प्रिंसिपल स्टांस नहीं है कि जी फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पावर में रखते हैं, लेकर आते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके इज़्ज़त एहतराम होगी। लेकिन आपने जो ही हमें पावर से हटाया तो हम जो है ना वो आपको एक्सपोज करेंगे। तो ये है असल में इनका स्टांस, कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं है। तो उनको जो है वो ऐसा नहीं कि कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी कोई करप्शन की वजह से या कोई गलत फ़ैसले की वजह से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी जाने और आने की वजह से जो है मौक़िफ़ में तब्दीली आती है। अब इन्हीं के दौर में, पीटीआई के दौर में, जनरल आसिम बाजवा जिनके ऊपर जो है करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, पापा जॉन्स की, इनके फ्रेंचाइज़ पिज़्ज़ा की अरबों रुपये की करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उन्होंने क्या उनके ख़िलाफ़ कभी एक अल्फाज भी उनके ख़िलाफ़ बोला? नज़र आता है कि
प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, प्रॉब्लम उसूल नहीं है, प्रॉब्लम क्या है दोनों तरफ, पीडीएम का पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है, उनके पसंद के जर्नल्स हैं, उनके मुखालिफ जर्नल्स हैं कि जी जो उनको पावर में लेकर आएगा वो उनको पसंद करेंगे, जो उनको हटाएगा वो सिंपल सी बात है कि उससे जो है ना उनको इख्तिलाफ होगा। इमरान खान को भी जब 2011 से पहले जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं थे, जब आप उनका स्टांस देख लें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस था, जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर हुए 2011 से लेकर 2022 तक वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे और कभी भी उन्होंने फ़ौज की सियासत में रोल की वजह से कोई गुफ्तगू नहीं की। लेकिन जो इनको पावर में हटा, जैसे ही उनको पावर से हटाया उनको ये याद आ गया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, कभी वो कहते हैं न्यूट्रल होना चाहिए, कभी वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो वो खुद ही इटसेल्फ जो है वो कन्फ्यूज़ चल रहे हैं। इस सारी पॉलिटिकल सर्कस में, इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में मेरा एक सवाल ये है कि इसमें आवाम किधर है, इसमें आवाम की इश्यूज़ किधर हैं। यही पीडीएम जो पिछले 1.5 साल से इक़्तिदार में चिपकी हुई है, अब मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आम बंदे की फ़ाइनेंशियल हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मईशत का बेड़ा गर्क है। अगर उनको कोई एक चीज़ की फ़िक्र है तो वो अपनी कुर्सी की फ़िक्र है। कहीं वो नज़र आ रहे हैं अवामी इशू डिस्कस करते हुए कि वो इस टर्मोइल में जिसमें उन्होंने पहुँचा दिया है इस आवाम को, जना वो इसमें से कैसे निकालेंगे, कोई डिस्कशन नहीं है। एक चीज़ की फ़िक्र है, वो है अपनी कुर्सी। सेम फॉर पीटीआई जब से इक़्तिदार से निकली है, क्या उन्होंने आवाम के सामने कोई प्रोग्राम रखा है कि किस तरीके से वो पिछले अपने 4 साल के दौर में नाकाम हुए थे, तो अब पावर में आके वो ऐसी कौन सी उनके पास लीडरशिप है कि आवाम की जो माशी मसाइल हैं उसको हल वो जो है ना वो कर देंगे। तो ये कभी भी इस तरह के सॉल्यूशन जो है ना आवाम के सामने नहीं रखते। हाँ, अगर रखते हैं कोई चीज़ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास जाके रखते हैं कि उनको एश्योरिटी देते हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो हाँ हम IMF के पास जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, इनसे लोन लेंगे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, तो ये इनको एश्योरिटी कराते हैं ताकि वो जो है ना उनको पावर में लाने के लिए लॉबिंग करें। बस एक ही चीज़ के ऊपर, ट्रक की बत्ती के ऊपर आवाम को लगाया हुआ है, वो ये कि चोर करप्ट पुलिस, चोर करप्ट पुलिस। 8 साल से एक ही दंगल लगाया हुआ है, चोर करप्ट पुलिस, चोर करप्ट पुलिस। नतीजा क्या निकला? आज तक एक को भी सज़ा नहीं हुई, आज तक एक को भी कोई फांसी पे नहीं लटकाया गया, आज तक 1 रुपया भी वापस नहीं आया, नतीजा 0 निकला। सिर्फ अदलिया जो है वो जिसको वो सज़ा देती है उसी को वो बरी करती है। जर्नैल जो हैं वो अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए जो है ना किसी को निकालते हैं, किसी को लाते हैं। पॉलिटिशियन जो है ना कभी बूट पॉलिश करते हैं, कभी जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं और आवाम को सिर्फ चोर करप्ट पुलिस पे लगाया हुआ है, यही खेल रहे हैं। और आवाम तो उनका हाल ही हो गया है कि वो अब अपने राइट्स के बारे में सवाल ही नहीं करते। क्या हेल्थ है, क्या सिक्योरिटी है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, किसी के ऊपर कोई अब सवाल नहीं करते। सिर्फ डिस्कशन होती है टेबल पर बैठ के चोर करप्ट पुलिस, चोर करप्ट पुलिस। तो इन सब का बेनिफिशरी कौन है? वो 1% एलीट है। इस सब का नुकसान किसको हुआ है? सिर्फ आवाम। पीटीआई हो या पीडीएम हो, दोनों के पास आवाम के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। दोनों ही एक ही हल पेश करते हैं। अगर आप इनका माशी हल देख लें तो PMLN कहती है कि जी हम जो है वो टैक्स नेट बढ़ाएंगे, FBR में रिफॉर्म्स करेंगे, सऊदीया से पैसे मांग लेंगे, IMF से पैसे मांग लेंगे, मलेशिया से पैसे मांग लेंगे। ये कुल मिला के इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। यही पीटीआई है। पीटीआई का मैनिफेस्टो उठा के देख लें, जी हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हम FBR में रिफॉर्म्स लाएंगे, सिर्फ आपको ये मिलेगा। IMF के पास हो गए थे, फिर से वो जाएंगे सऊदीया के पास जाएंगे, सबसे पैसे मांगेंगे। जिस बंदे को उन्होंने 2018 से पहले मईशत का मसीहा बना के पेश किया था, 6 महीने में उसको खुद फारिग किया था। उसके बाद हफीज़ शेख और शौकत तरीन जो IMF के एम्प्लॉई हैं उनको उठा के जो है ना वो वज़ीर ख़जाना बना दिया। तो ना उस वक्त उनके पास प्लान था, ना अभी भी उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वो आएंगे तो क्या करेंगे। दोबारा से यही शौकत तरीन हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा देंगे, IMF से कर्ज लेंगे, टैक्स गरीबों पर टैक्स लगाएंगे। ये कुल मिला के इन दोनों के माशी हल हैं। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। दोनों जो है वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। PMLN भी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में होती है, PTI भी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में होती है कि जो रियासत के रेवेन्यू कमाने के ज़राए हैं उनको IMF के कहने में बिल्कुल तबाह बर्बाद करके PDM ने भी रखा, PTI ने भी अपने दौर में यही किया और आगे भी आके यही करेंगे। और सिर्फ रेवेन्यू आवाम पर टैक्स लगा के जो है जमा करने को तीर मारते हैं, तीर समझते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और उसमें से भी चाहे वो PDM हो, PTI हो, जो है ना वो सूद कीमत में IMF को दे रहे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे होते हैं। क्या कोई इनकी पॉलिसी है PDM की कि हम किस तरीके से इस सूदी निज़ाम से छुटकारा सिपाएंगे? क्या PTI ने कोई इसके ऊपर पॉलिसी दी है? कोई नहीं दी। जब आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करोगे तो कैसे आप अपनी मईशत बेहतर कर सकते हो? आप 50% बजट जो है वो IMF को सूद कीमत में देते हो। PDM के दौर में भी यही होता रहा, PTI के दौर में भी यही होता रहा। तो कैसे आप अभी जब दोबारा से पावर में आ जाएगी PTI तो वो कैसे इस सूद से जो है वो आमकन करेगी? इसका कोई प्रोग्राम नहीं। जुडिशल सिस्टम आप देख लें, आज भी वही 1901 का जो है वो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ निज़ाम, आज भी वो उस किताब से फैसले होते हैं। कौन सी PDM या PTI ने जो है वो हल पेश किया सिवाय इसके कि उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है कि हम फलां शिक को चेंज कर देंगे, फलां जो है वो रिफॉर्म ले आएंगे। क्या आपने कोई बात की कि हम इस फरसुदा बरतानिया का छोड़ के गया हुआ निज़ाम, अदालती निज़ाम, इसको उखाड़ के फेंकेंगे, कोई हम इस्लामिक जुडिशल सिस्टम लेकर आएंगे? कोई इस तरह की बात करते हैं, कोई रेडिकल आपको बात नज़र नहीं आएगी। वही रटी रटाई बातें आपको नजर आएंगी। फॉरेन पॉलिसी में आप देख लें, PDM भी अमेरिका से डिक्टेशन लेती है, PTI ने भी अमेरिका से अपने दौर में डिक्टेशन ली। किस तरीके से इंडिया से नॉर्मलाइजेशन की बातें PTI ने की। इवन दो जब कश्मीर को एनेक्स किया गया तो कितना वीक स्टांस जो है वो इमरान खान ने जो है वो शो किया। तो ये आपको नज़र आता है, फॉरेन पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन हो, हर इकोनॉमिक पॉलिसी हो, किसी
में भी आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस जो है वो कहीं नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों की जो सोर्स है, दोनों वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न कंसेप्ट की जो है वो हामी हैं और वहाँ से अपने मसाइल का हल जो है वो ढूंढते हैं। जिस सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम ने दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी बढ़ा दी कि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, एक बंदे के पास इतनी दौलत है कि 25-25 मुल्कों की GDP से ज़्यादा जो है वो उनकी दौलत है। तो क्या ऐसा सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम जो मगरब में जो फेल हो चुका है, क्या वो हमारे यहाँ ये लोग नाफिज़ करेंगे तो हमारे क्या मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब है ना वो निज़ाम का, इस सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम का, ठीक है, हम इलेक्शन में लाइन में लग के वोट डालते हैं, वो सिर्फ ये होता है कि इस चेहरे से हट के दूसरा चेहरा जो है ना वो आके इक़्तिदार में बैठ जाएगा। निज़ाम ऑलरेडी डिसाइड होता है कि वो सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम ही होगा जिसके तहत जो है ना फैसले किए जाएंगे, जहाँ से जो है ना वो पॉलिसीज़ जो है ना वो निकल रही होंगी। तो निज़ाम की तब्दीली इलेक्शन से नहीं होती, वो उसमें सिर्फ चेहरों की तब्दीली होती है। प्रॉब्लम है वो फेसेस नहीं है, बल्कि वो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। जब तक ये रहेगा हमारे मसाइल जो कि तू ही रहेंगे। इस डेमोक्रेसी में आप मुझे बताएं, क्या कभी कोई आम बंदा जो है वो इक़्तिदार तक पहुंच सकता है? कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च करते हैं। तो जब कोई बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च कर रहा होगा, या तो उसके अपने पैसे होंगे, तो क्या वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आवाम की खिदमत करने के इक़्तिदार में पहुंच रहा है? वो किसी जनरल के बलबूते पर इक़्तिदार में पहुंच रहा है, तो सबसे पहले तो वो उनकी जो है ना वो अतात करेगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर ऐसा होता है कि पैसा चलता है और जो है ना एलीट जो है ना वो इक़्तिदार में पहुंचते हैं, आम बंदा जो है वो नहीं पहुंचता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, आप इंडिया में देख लें, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आज भी जो शख्स इक़्तिदार में बैठा है वो मोदी जैसा शख्स है, जो नॉन क्रिमिनल है, नोन जो है वो मर्डर है। आप UK US एग्जाम्पल उठा के देख लें, वहाँ पे मल्टी-बिलियन डॉलर्स हैं। जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं वो कोई भी आम बंदा नहीं है, सब सारे के सारे मल्टी-बिलियन डॉलर्स हैं। इलेक्शन जब वहाँ पे होते हैं, इतना पैसा खर्च होता है वहाँ पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, वहाँ इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं ताकि जब वो पावर में पहुँचेगा तो उनके हक़ में कानून साजी करेगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। तो जब पूरी दुनिया में जो है ना वो क्या कहते हैं 1% जो है ना एलीट इक़्तिदार तक पहुँचती है, तो पाकिस्तान में कैसे कोई आम बंदे की जो है ना वो सुनवाई हो सकती है? हमें एक रेडिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है, जो कि इस सिस्टम के तहत नहीं आ सकता। हमने इस सिस्टम को उठा के एक रेडिकल जो है ना सिस्टम लाना पड़ेगा, एक रेडिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, तो जाके हमारे मसले होंगे। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसकी एक अलग जो है ना वो डिस्कशन है, इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।